अच्छा बेटा, हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 2024 पेपर 22 जो था हमारा, उसका सेक्शन बी। क्या कहता है भाई, आइएगा ज़रा देखें। इन 2020 वेजेस पेड टू मैक्सिकन वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्राइमरी सेक्टर फेल। आपकी वेजेस वगैरह गिर चुकी हैं। दिस फॉल कंट्रीब्यूटेड टू अ 9% राइज इन पॉवर्टी लाइन इन द कंट्री। कहता है जी, इससे हमारे पास पॉवर्टी बढ़ चुकी है। सही है। इन द सेम ईयर मैनी स्मॉल एंड मीडियम साइज फर्म्स क्लोज डाउन. The country also suffered from traffic congestion. Its capital, Mexico City, is the world's most congested city. तो अब यहाँ पे वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है, आइडेंटिफाई टू पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइमरी सेक्टर। बेटा, प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट बनाने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बड़ा सिंपल है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो आप सिंपल यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा कौन सा है? टर्शरी सेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, अब बेटा 2B पे आइएगा। 2B क्या कहता है? एक्सप्लेन टू पॉलिसी मेजर्स विच में रिड्यूस पॉवर्टी। कहता है जी, मुझे 2 पॉलिसी मेजर बताएं जिनसे आपके मुल्क में गुर्बत कम हो जाती है। देखो, गुर्बत कम करने का मतलब ये गवर्नमेंट को जो जो पॉलिसीज़ हैं मुल्क में जो है गरीबों को सपोर्ट करना है। तो वो डिफरेंट पॉलिसीज़ आपके पास हो सकती हैं। गवर्नमेंट बेटा मिनिमम वेजेस यहाँ पे लगा सकती है। ठीक है, मिनिमम वेजेस बढ़ाएगी। अब इसको एक्सप्लेन करने का आपको फर्दर 1 मार्क मिलेगा जी। आपने मिनिमम वेजेस अगर बढ़ा दिए तो लो पेड वर्कर्स जो हैं, जिनके पास पैसे इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, जिनको पैसे नहीं मिलते, उनकी जो है वो इनकम सपोर्ट हो जाएगी और वो फिर अपने घर बार को संभाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप बेनिफिट क्या लिख सकते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट वाला, अगर आपको याद हो ईडी की जो मैंने बात की थी। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप दें लोगों को। आप लोगों को मीन्स टेस्टेड यूनिवर्सल बेनिफिट्स वगैरह दें ताकि आपके मुल्क में जो गुर्बत है वो फॉलो होना शुरू हो जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दो। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे तो जो गुड एंड सर्विसेज हैं अवेलेबल होंगे कंज्यूमर्स के लिए सस्ते दाम पे। सही है। आप सब्सिडीज़ की बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देना शुरू कर दे। इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई वगैरह बढ़ती है, प्राइस आपके पास कम होना शुरू हो जाती है, तो आपके मुल्क में गुर्बत कम हो जाती है। ठीक है। नाम लिखने का 1-1 मार्क, एक्सप्लेन करने के रिमेनिंग 2 मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सही है जी। और भी बहुत चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह कम कर दो। अब पार्ट सी पे आए। एनालाइज हाउ द क्लोजर ऑफ फर्म में हार्म कंज्यूमर्स। अगर कोई दुकान बंद हो जाती है तो उससे कंज्यूमर को किस तरीके से नुकसान है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे पढ़ते नहीं है तरीके से। बेटा वो सिर्फ कंज्यूमर के रिलेटेड पूछ रहा है, कह रहा है कंज्यूमर के अलावा मुझे और कुछ नहीं बताना। अगर बेटा बात सुनो, अगर कोई दुकान बंद हो जाती है तो उससे क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना वो फॉल हो जाएंगी। बेटा जब सप्लाई आपके पास फॉल होती है तो उससे आपकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो वो कंज्यूमर के लिए नुकसान है, क्योंकि कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा फॉर द सेम प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो वो आपके लिए बेटा एक नुकसान वाली बात होती है। ठीक है। सेकंड, वेरी गुड, सेकंड पॉइंट आया हमारे पास, लेस सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि कंज्यूमर के लिए चॉइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। उनके लिए ऑप्शंस या सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब जब ऑप्शंस वगैरह आपके पास कम हो जाएंगे तो हमारे कंज्यूमर के पास वैरायटी नहीं रहेगी टू चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, तो वो प्रोड्यूसर आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि अगर बेटा दुकानें वगैरह बंद हो रही हैं तो देर इज़ अ चांस कि यार वो जो फर्म रह गई हैं रिमेनिंग, उनमें से कोई एक फर्म मोनोपोली बन जाए। जब वो मोनोपोली बन जाएगी तो फिर वो क्या करेगी बेटा? वो फिर आपको एक्सप्लॉइट करेगी।
कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती है। किस किस तरह एक्सप्लॉइट करती है? बाय रिड्यूसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाय रिड्यूसिंग इनोवेशन, बाय इंक्रीजिंग प्राइस लेवल। तो वो इस तरीके से कंज्यूमर को जो है वो एक्सप्लॉइट करेगी। एक बात आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे पार्ट सी के अंदर, कि यार अगर मेरे घर के पास वाली दुकानें बंद हो गई तो मुझे दूर जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। इससे क्या होगा कि मेरे मेरे कंज्यूमर के लिए मसला है कि उसका टाइम भी वेस्ट होगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। कंज्यूमर वेलफेयर रिड्यूस होगा। ये सारी चीज़ें आप बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं। पार्ट डी क्या कहता है? डिस्कस वेदर और नॉट अ गवर्नमेंट शुड इनकरेज पीपल टू वॉक टू स्कूल एंड वर्क। कहता है यार मुझे एक बात ये बताओ, क्या गवर्नमेंट को लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि वो पैदल अपने काम पे और अपने स्कूल जाएं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार या फिर जो व्हीकल्स वगैरह हैं? तो बेटा हमने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो पहला पॉजिटिव मेरे पास क्या आता है? हेल्थ। लॉजिकल सी बात है बेटा, अगर मैं पैदल जाया करूँगा, अगर मैं पैदल जाया करूँगा और मैं जो है वो अपनी गाड़ी या वगैरह इन चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा, तो हमारी जो लोग हैं, यंगर पॉपुलेशन है या वर्क फोर्स जो है वो हेल्दी हो जाएगी। जब बेटा वो हेल्दी होगी तो वो फिर एफिशिएंटली काम करेगी। उसकी वजह से बेटा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। वो एक्टिव रहेंगे तो वो फिर प्रॉपर तरीके से काम करते रहेंगे। सेकंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार जाहिर सी बात है, जब गाड़ी वगैरह रोडों पे नहीं निकलेगी तो उससे आपके पास पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कम को आप फर्दर किस पॉइंट के साथ लिंक कर सकते हैं कि आपके मुल्क में एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, ठीक है। तो चांसेस ऑफ मार्केट फेलियर जो है वो आपके पास गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। अच्छा, और क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई? और आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जब हमारे पास गाड़ी वगैरह हम लोग यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमें स्पेस कम चाहिए होगी, लेस स्पेस फॉर कार पार्क, गाड़ी खड़ी करने के लिए, और हमें असद जो है वो स्पेस कम चाहिए होगी। अच्छा, आप एक्सीडेंट्स के साथ भी लिख सकते हैं। आप ये एक्सटर्नल कॉस्ट का जो पॉइंट था इसको एक्सीडेंट के साथ भी लिंक कर सकते हैं कि जब गाड़ियां वगैरह कम चलेंगी तो बेटा आपके कंट्री में एक्सीडेंट्स कम होंगे, लेस एक्सीडेंट्स। हाउएवर टाइम कंज्यूमिंग, हाउएवर टाइम कंज्यूमिंग, भाई आपका टाइम बहुत जाएगा, आपका वक्त बड़ा बर्बाद होगा ये पैदल वैदल जाने में। आप काम पे लेट पहुंचेंगे, जब काम पे लेट पहुंचेंगे तो काम लेट स्टार्ट होगा, काम लेट स्टार्ट होगा तो भाई फिर प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, ठीक है। सेफ्टी इश्यूज, कि भाई मैं पैदल अपने स्कूल जा रहा हूँ या पैदल मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे किसी ने लूट लिया, कौन जिम्मेदार होगा भाई? समझे? सेफ्टी इश्यूज भी यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। अच्छा, इसके बाद आप एक एक और बात यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जब हमारे पास गाड़ियों की, हम लोग कहते हैं जी पैदल आपने जाना है, यानी कि आपने बस टैक्सी रिक्शा वगैरह यूज़ नहीं करना, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट डाल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अगर मैं गाड़ी ही यूज़ नहीं कर रहा, मैं रिक्शा ही यूज़ नहीं कर रहा, मैं पैदल जा रहा हूँ और मैं कोई और ऑप्शन की तरफ भी नहीं जा रहा, सब्स्टिट्यूट की तरफ, तो इससे मसला ये होगा कि टैक्सी वाले अपनी टैक्सियाँ बेच देंगे। टैक्सी, ज़ाहिर है टैक्सी काम ही नहीं कर रही, फिर सर्विस ही नहीं दे रही, बसेस सर्विसेज नहीं दे रही, तो लोगों को फारिग करना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि इससे बेटा बेरोजगारी होना शुरू हो जाती है। रिस्क ऑफ बीइंग रॉब्ड, वेरी गुड। पार्ट थ्री पे आओ, क्वेश्चन नंबर थ्री। South America is a large geographical area with millions of microeconomic decision makers. During a recent pandemic, schools stayed closed for longer than anywhere else in the world. As a result, students received less education. कहता है जी कि साउथ अमेरिका के अंदर स्कूल्स काफ़ी टाइम बंद रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को एजुकेशन कम मिली। The World Bank estimated that the average student would earn 24,000 less over their lifetime. तो वर्ल्ड बैंक ने आइडेंटिफाई किया कि क्योंकि इन बच्चों की इतनी एजुकेशन पे अफेक्ट पड़ा है नेगेटिव, तो दुनिया के मुकाबले में ये लोग $24,000 अपनी लाइफ में कम कमाएंगे। सही है। Some students may earn only the minimum wage. In 2020, South America had an inflation rate of 6.3% and an economic growth rate of only 1.8%. कहता है कि यार लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं मेजोरिटी सारे मिनिमम वेज ही कमा रहे होंगे। साउथ अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन थी 6.3% और इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी? 1.8%। तो बेटा अगर मैं जनरल हिसाब किताब यहाँ पे लगाऊं
तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, विच इज़ हार्मफुल फॉर योर इकोनॉमी। ठीक है। आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा यहाँ पे सिंपल आपने डेफिनेशन लिखनी है, नोट्स में आपके पास लिखी हुई है। जब आप बेसिक इंडिविजुअल बेसिस पे बात करते हैं, इंडिविजुअल यानी कि आप फर्म की बात कर रहे हैं, आप हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, तो बेटा वो क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब आप ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है भाई, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सही है। एक्सप्लेन हाउ लेस एजुकेशन कैन रिड्यूस अ पर्सनस लाइफ टाइम अर्निंग। तो बेटा एजुकेशन कम होने की वजह से आपकी लाइफ टाइम अर्निंग किस तरीके से कम होती है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट बातें लिख सकते हैं कि जब बच्चा कम पढ़ा लिखा होगा तो उसकी स्किल्स कम होंगी, उसके पास स्किल्स कम हैं तो वो बेटा ऑक्यूपेशनली इमोबाइल होगा। तो इमोबाइल होने का मतलब क्या है कि उसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो डिफरेंट जगह पे काम नहीं कर सकता, तो उसके जाहिर सी बात है पैसे वो कम कमाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बच्चा है अगर वो कम पढ़ा लिखा है तो ही मे लैक फाइनेंशियल अवेयरनेस। मे लैक फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब ये है कि उस बच्चे को तमीज़ नहीं होगी पैसा स्पेंड करने की, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके पास कम हो जाती है। सही है। अच्छा, फिर आप कह सकते हैं कि वो सेविंग ना करे, वो कहीं इन्वेस्ट ना करे, तो उसको फिर ये बातें जो है वो एज सच नहीं समझ आती। लैक ऑफ नॉलेज, सही है, लैक ऑफ नॉलेज वाला पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा, सी कहता है एनालाइज हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मिनिमम वेज कुड अफेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा मिनिमम वेज के अंदर मैंने आपको वैसे तो बेसिक कहानी नोट्स लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि मिनिमम वेज में आप अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल लगाते हैं। जब आप अबव द इक्विलिब्रियम सॉरी वेज लेवल लगाते हैं, जब आप अबव द इक्विलिब्रियम वेज लेवल लगाएंगे, मार्केट में सरप्लस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वेजेस बढ़ जाती है ना, डिमांड कम होती है, सप्लाई ऑफ वर्कर बढ़ जाती है। अच्छा, पहले तो बेटा मिनिमम वेज को डिफाइन कर दो कि मिनिमम वेज होती क्या है। मिनिमम वेज इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेज दैट इज टू बी पेड बाय अ प्रोड्यूसर टू हिज वर्कर्स। लीगली हमें इतने पैसे आपको पे करने ही करने होते हैं। और फिर इससे होता क्या है कि इससे आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई आपकी बढ़ती है और डिमांड आपके पास कम होती है, लीडिंग टू सरप्लस ऑफ वर्कर्स। सरप्लस ऑफ वर्कर, इस तरीके से बेटा आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, लीडिंग टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फिर जी उसके बाद आप ये बात भी बता सकते हैं, दूसरा पॉइंट, कि यार जब मिनिमम वेज बढ़ती है तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को संभालने के लिए जो हमारा प्रोड्यूसर है मे ले ऑफ सम वर्कर्स, तो उससे क्या हो सकता है, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट फायर वर्कर्स। तो बेटा जब आप वर्कर्स को फायर कर देंगे तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन आप पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, आप पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव में आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि मिनिमम वेज से वर्कर जो है वो मोटिवेटेड होता है। वर्कर मोटिवेट होगा तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा तो हमें और वर्कर्स चाहिए होंगे, तो डिमांड फॉर वर्कर आपके पास बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। और डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो बेटा आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। कोई मसले वाली बात बेटा यहाँ तक? जी, इट इज इम्पोज अबाउट द इक्विलिब्रियम। क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? चलें आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी कहता है कि डिस्कस वेदर और नॉट एन इकोनॉमी विद हाई इन्फ्लेशन रेट विल हैव अ लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। यानी कि एक ऐसी कंट्री अगर आपके मुल्क में महंगाई आती है तो उससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिरता है, ये सवाल है। तो आओ ज़रा हम लोग पहले कहते हैं जी क्यों आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिरेगा। यस, वाई इट माइट फॉल। अब आओ ज़रा जी, मैं यहाँ पे डिफरेंट पॉइंटर्स बेटा बनाऊंगा आप लोगों के सामने। मैं ये कहूँगा कि यार अगर हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन आने की वजह से बेटा आपकी प्राइसेस क्या होती हैं, आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब आपकी प्राइस बढ़ती हैं
तो उससे आपकी एक्सपोर्ट्स फॉल हो जाती हैं, और जब आपकी एक्सपोर्ट्स फॉल हो जाती हैं तो फिर उससे आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फॉल होती है। ठीक है, पहले बात आपने ये बता दी। सही है, ये कहानी आपने बता दी। अच्छा, दूसरी बात बेटा, जब इन्फ्लेशन आती है तो उससे हमारी रियल इनकम गिरती है, हमारी परचेजिंग पावर गिरती है। जब हमारी परचेजिंग पावर गिर जाएगी, जब हमारी परचेजिंग पावर बेटा गिर जाएगी, तो परचेजिंग पावर फॉल होने की वजह से हमारी कंजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगी भाई, कंजम्पशन अपनी फॉल हो जाएगी। जब हमारी कंजम्पशन फॉल होगी तो बेटा उससे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है, और फिर डिमांड फॉर लेबर कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आप कहते, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यार हो सकता है कि जो हमारे पास इन्फ्लेशन आ रही है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है। कॉस्ट पुश का मतलब क्या है, कि हमारे पास महंगाई आ रही है ड्यू टू डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई फॉल होती है यानी कि कॉस्ट पुश आ रही है, तो कॉस्ट पुश की वजह से बेटा आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, बट आपका जीडीपी लेवल जो है वो फॉल हो जाता है। आप ये बात बता सकते हैं। हाउएवर, कि यार नो, ऐसा नहीं होता, इन्फ्लेशन आने से आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती नहीं है बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। उसके अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन आपके पास आ रही है वो डिमांड पुल हो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। क्योंकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेटा जब भी आती है वो क्या क्रिएट करती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या क्रिएट करेगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, क्रिकेट डिमांड वगैरह आपके पास बढ़ रही होती है। अच्छा, आप ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो है हो सकता है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दूसरी कंट्रीज के मुकाबले कम हो, राइवल कंट्रीज के मुकाबले कम हो। तो इन्फ्लेशन लोअर देन राइवल कंट्रीज, कि भाई अगर हमारे मुल्क में महंगाई इंडिया के मुकाबले में कम है या बांग्लादेश के मुकाबले में कम है तो बेटा एक्सपोर्ट्स तो हमारी ही बढ़ेंगी ना। तो ये बात आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से अपने पॉइंटर्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। ताजिकिस्तान इज वन ऑफ एशियाज लो इनकम कंट्रीज, इट्स करेंसी द क्या नाम है, द समोनी। द समोनी हैज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। More than 1 million Tajik people work abroad, mostly in Russia. In 2020, the Tajik government was concerned that the country's economy might experience a recession, which could cause a fall in tax revenue. Despite this possibility, some Tajik firms bought new capital equipment. Identify two reasons why tax revenue is likely to fall during recession. बेटा टैक्स रेवेन्यू रिसेशन के टाइम पे क्यों आपका गिरता है? क्योंकि एक तो लोगों के पास इनकम नहीं होती, आपकी डिमांड गिरी हुई होती है। ठीक है, तो आप ये दो पॉइंट जो हैं वो आप बता दें। प्रॉफिट वगैरह कम होते हैं फर्म्स के तो वो टैक्स नहीं दे पाती। ठीक है, कोई से भी दो नाम आपने लिखने हैं। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी क्या था, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, नॉन पेरिशेबिलिटी, सही है, यूनिफॉर्मिटी, जनरली एक्सेप्टेबल। तो आपने इनका जो है वो कोई से भी दो के बारे में बात करना है। मैं यहाँ पर ड्यूरेबल की बात कर लेता हूँ, ड्यूरेबिलिटी और डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब डिवाइड करना, छोटे छोटे नोट अवेलेबल होना, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। एनालाइज द एडवांटेज एन इकोनॉमी में गेन फ्रॉम हैविंग सम ऑफ इट्स पीपल वर्किंग इन अदर कंट्रीज। कहता है कि एक इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा अगर उसके कुछ लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री में बैठ के काम कर रहे हैं। तो बेटा वो दूसरी कंट्री से बैठ के आपको रेमिटेंस भी तो भेज रहे हैं, रेमिटेंस बढ़ेंगे आपके पास। जब रेमिटेंस बढ़ते हैं तो बेटा आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आते हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये बात आपने बता दी। सेकंड, आपके पास यूज ऑफ रिसोर्स जो है वो कम हो जाता है, यूज ऑफ रिसोर्स कम हो जाता है। मतलब आपकी रिसोर्सेज पर एग्जॉस्ट नहीं होती, क्योंकि हम लोग दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज वगैरह इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही होती, वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स यहाँ पे बेटा नहीं हो रही होती। अच्छा, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि क्या पॉइंट आया हुआ है भाई, हाँ डिफरेंट करेंसी यहाँ पे होती है। ठीक है, अच्छा फिर और आप यहाँ पे क्या पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, अगर मेरे मुल्क में बंदा है ही नहीं,
तो बेटा वो मेरी लेबर फोर्स का पार्ट है ही नहीं। तो मेरे मुल्क में चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, कम, क्योंकि वो मेरे मुल्क का पार्ट नहीं है ना। फिर मेरे मुल्क का पार्ट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास गिरेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास गिरेगा तो फिर बेटा उससे स्ट्रांग वर्कफोर्स होती है, वेज रेट अच्छे रहते हैं, तो फिर वर्कर्स को अच्छा खासा पैसा मिलता रहेगा। ठीक है। पार्ट डी कहता है डिस्कस वेदर और नॉट कंज्यूमर्स वुड बेनिफिट फ्रॉम फर्म्स बाइंग न्यू कैपिटल इक्विपमेंट। क्या नया कैपिटल इक्विपमेंट बाय करने से फर्म्स को फायदा होगा कि नहीं, जो ट्रेड यूनियन के साथ आप लिंक कर सकते हैं कि वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कैपिटल इक्विपमेंट बाय करने से फर्म को फायदा होगा कि नहीं, तो बेटा यहाँ पे देखो जरा, आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने हैं। पॉजिटिव्स में आइएगा, जरा पॉइंटर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप यहाँ पे बात ये करेंगे क्वालिटी की, कि क्वालिटी आपके पास इंप्रूव होती है, क्योंकि मशीन जो है वो एक यूनिफॉर्म क्वालिटी पे काम कर रही होती है, तो क्वालिटी इंप्रूव रहेगी तो वर्कर्स जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो खुश रहेंगे। आप यहाँ पे बेटा इनोवेशन की बात कर सकते हो। आप यहाँ पे इनोवेशन की बात कर सकते हैं कि फर्म्स जो हैं वो फिर इनोवेट होंगी, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगी। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और आउटपुट बढ़ेगा, कि कंज्यूमर्स की डिमांड जो है वो टाइमली बेसिस पे फुलफिल होती रहेंगी, कंज्यूमर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा जब टाइमली बेसिस पे आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, फिर आप ये कह सकते हैं कि मशीन से प्रोड्यूसर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, जिससे उनकी कॉस्ट कम होगी, और बेटा जब कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी वो लोग कम कर देंगे, तो कंज्यूमर को ये फ़ायदा भी मिल रहा होगा। हाउएवर हाउएवर क्योंकि मशीनरी बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो शुरुआत में देर इज़ अ चांस कि प्रोड्यूसर अपनी प्राइसेस को बढ़ा दे, ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके, टू कवर कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन को कवर करने के लिए हो सकता है प्रोड्यूसर बेटा अपनी प्राइसेस को बढ़ा दे। अच्छा, आप ये बात भी लिख सकते हैं कि क्योंकि अब लोग मशीन लेके आ रहे हैं और मशीन की डिमांड आपके पास बहुत बढ़ती जा रही है, तो प्रोड्यूसर्स में शिफ्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड टू कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड टू कैपिटल गुड, कि लोग कंज्यूमर गुड बनाना छोड़ दें, जिससे कंज्यूमर्स के लिए बेटा चॉइसेस कम हो जाती हैं और वो सिर्फ कैपिटल गुड बनाएं। अच्छा, और यहाँ पे आप क्या बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई अगर मशीन ख़राब हो गई तो फिर उससे आपकी पूरी सप्लाई डिस्टर्ब जो होता है वो हो जाती है। वर्कर्स को निकाल दिया जाता है, जब वर्कर्स को निकाल देंगे तो बेटा उनके पास पैसे नहीं आएंगे, और वो भी तो कंज्यूमर ही है ना, वो किस तरह स्पेंडिंग करेंगे फिर। ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट वर्कर्स कैन बी रिप्लेस बाय मशीन, वेरी गुड, लेकिन उसको डेवलप प्रॉपर तरीके से करना, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतनी बात लिख देंगे कि वर्कर कैन बी रिप्लेस बाय मशीन, तो फिर वो फिर वर्कर के लिए ड्रॉबैक बनेगा, कंज्यूमर के लिए ड्रॉबैक नहीं बनेगा। ठीक है। उसको इस तरह बताना कि फिर कंज्यूमर के पास इनकम कम होगी तो वो स्पेंड सही से नहीं कर पाएंगे। Free good and economic good are consumed in Poland. In 2020, demand for both economic goods and factors of production increased in Poland. For example, Polish consumers demanded for more football shirts, and the Polish government increased its spending on housing for the country's population. Identified two free good जिनकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती बेटा। आप एयर की बात कर लो, आप ऑक्सीजन की बात कर लो, आप सनलाइट की बात कर लो, बेसिक कहानी यहाँ पे आ जाती है बेटा। बल्कि नहीं, एयर और ऑक्सीजन तो एक ही है। ऑक्सीजन की बात करें और सनलाइट की बात कर लें। ठीक है, आइडेंटिफाई कर दें। एक्सप्लेन टू इन्फ्लुएंसेस ऑन डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है बेटा फैक्टर्स, टू फैक्टर्स ऑफ डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो बेटा हमें क्यों ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा, तो अगर मैं ये बात कहूँ कि भाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि भाई मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, तो जब डिमांड फॉर प्रोडक्ट बढ़ेगी तो मुझे और लेबर चाहिए और मशीन वगैरह चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहला फैक्टर क्या लिख रहा हूँ, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। सेकंड, मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात कर सकता हूँ, दोनों में से क्या मुझे सस्ता पड़ रहा है, अगर लेबर सस्ता पड़ेगा तो लेबर की तरफ जाएंगे, इंटरेस्ट सस्ता पड़ेगा तो इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फुटबॉल शर्ट्स ऑन डिमांड फॉर फुटबॉल शॉर्ट्स एंड मार्केट फॉर बास्केटबॉल शर्ट्स। अब देखो यहाँ पर ना, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बनाना है, द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड
फॉर फुटबॉल शर्ट्स, ऑन डिमांड फॉर फुटबॉल शॉर्ट्स एंड डिमांड फॉर बास्केटबॉल शर्ट्स। तो बेटा आपको यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है जी अगर हमारे पास फुटबॉल की शर्ट की डिमांड बढ़ती है तो बेटा फुटबॉल के शॉर्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। फुटबॉल के शॉर्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, तो कमीज पहन के तो नहीं घूमेंगे ना भाई, नीचे कुछ तो होना चाहिए। एंड डिमांड फॉर बास्केटबॉल शर्ट्स, बास्केटबॉल शर्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, बास्केटबॉल शर्ट्स की डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। तो आप दो डायग्राम्स बना रहे होंगे, सही है। अब उसको एक्सप्लेन भी आपने करना है, आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। पहले मैं डायग्राम आपको बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्राइस आ रही है, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये मामला चल रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब ये शॉर्ट्स की बात हो रही है, तो बेटा आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शॉर्ट्स की बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ गई, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन आ गई। लेकिन बास्केटबॉल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपकी डिमांड जो है वो गिरेगी, प्राइसेस आपके पास गिर गई, क्वांटिटी आपके पास गिर गई। अब एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेन करना शुरू करें कि भाई जाहिर सी बात है अगर फुटबॉल शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट्स की डिमांड आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। वैसे यहाँ पर डायग्राम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, डायग्राम के आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक आध मिलेगा अगर मिलेगा तो। अगर ना भी बना है तो टेंशन नहीं है, मैंने डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को प्रूफ कर सकूं कि भाई क्या हो रहा है। तो बेटा डिमांड फॉर शॉर्ट्स बढ़ेगी क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं, आपके पास प्राइसेस बढ़ेंगी और आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। वेयर एज बास्केटबॉल जो है वो फुटबॉल का सब्स्टिट्यूट है, तो उसकी डिमांड आपके पास गिरेगी, उसकी प्राइसेस वगैरह गिरना शुरू हो जाएंगी, उसकी क्वांटिटी वगैरह जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है फिर वो शिफ्ट मार रहे हैं फ्रॉम बास्केटबॉल टू फुटबॉल ना। तो फुटबॉल की डिमांड बढ़ेगी और बास्केटबॉल की डिमांड कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा, पार्ट डी। पार्ट डी क्या कह रहा है आपसे, डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड वुड बेनिफिट एन इकोनॉमी। अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो क्या हाउस होल्ड के ऊपर, क्या आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो बेटा पॉजिटिव्स क्या है, पहला पॉइंट अगेन वही कि आपका एडी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड आपके पास बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास कम हो जाएगी। यहाँ पे आप डायग्राम का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे बेनिफिट क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वो किस पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, हाउसिंग पे, हाउसिंग पे। तो होमलेसनेस कम हो जाएगी, होमलेसनेस का मतलब क्या है कि जो लोग सड़कों पे रहते हैं जिनके पास कोई घर नहीं है तो उनको घर वगैरह मिल जाएगा। अच्छा जी, इससे पॉवर्टी गिरती है बेटा, आपके मुल्क में गुर्बत कम होती, कैसे गुर्बत कम होगी, हाउसेस की प्राइस गिरेगी, जब हाउस प्राइस गिरेगी तो वो अफोर्डेबल हो जाएगा लोगों के लिए, अफोर्डेबल होगा तो बेटा आपके पास गुर्बत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्रॉबैक्स की, तो बेटा इसी डायग्राम के साथ आप लिंक करेंगे और कहेंगे कि यार अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ने का मसला है, प्राइस बढ़ने का खतरा है, तो आपके पास प्राइस वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगी, विच माइट लीड टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड परचेजिंग पावर भी क्या करे आपकी, परचेजिंग पावर गिरा दे, ठीक है। सेकंड आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, के भाई यही पैसा जो आप हाउसिंग पे लगा रहे हैं ये पैसा आप कहीं और लगा दो, आप दूसरी जगह पे खर्चा कर दो भाई, आप मशीनरी पे खर्चा कर दें, उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहे आप। अच्छा, फिर आप एक बात ये भी लिख सकते हैं कि यार अब गवर्नमेंट पब्लिक घर बना रहा है ना, एक तरीके से गवर्नमेंट घर बना रहा है, प्राइवेट वाले के साथ कंपेयर कर लें कि प्राइवेट सेक्टर की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर की क्वालिटी जो गवर्नमेंट आपको देगा। समझ गए बेटा बात, क्लियर है सारे क्वेश्चंस। डन है बेटा। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है वो घरों पे हो रही है, तो घर यानी कि घर जो है वो गवर्नमेंट बना रही है, आपको ये क्वार्टर गवर्नमेंट बनाएगी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी तो नहीं होगी ना, प्राइवेट वाले की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है प्राइवेट सेक्टर की। तो वो ये पॉइंट है लास्ट वाला, समझ गए। चलें, क्लास ऑफ करें भैया, अल्लाह हाफिज़।